नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। आज हम जिस खबर पर चर्चा करेंगे वह एक दिन पुरानी है। अक्सर खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं लेकिन बाद में लोग इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जिस खबर की चर्चा हम करेंगे वह भूलने वाली नहीं है बल्कि सोचने वाली है, मंथन करने वाली है कि आखिरकार 75 साल की आजादी के बाद हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ या इसमें गिरावट आई, क्योंकि देश भर में आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने सार्वजनिक तौर पर एक मंच से यह कहा कि आज भी लोग अदालतों में इंसाफ पाने के लिए बहुत कम पहुंचते हैं। जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा अदालतों में पहुंच पाता है। अधिकतर लोग जागरूकता और आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर ही पीड़ा सहते रहते हैं, जो कि एक बड़ी बात है। यानी कि लोग 75 सालों की आजादी के बाद भी आज पीड़ा सह रहे हैं। यह एक अत्यंत दुखदाई बात है कि देश के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि 75 सालों के बाद भी आज हमारे देश में लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा हर एक भारतीय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन दुख है कि अभी तक भारतीय अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं है। यानी कि भारतीयों को यह पता नहीं है कि संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं और उनकी क्या ताकत है। आपको बताएंगे कि कुछ दिन पहले राजस्थान में भी एक समागम हुआ था, जहां पर मुख्यमंत्री राजस्थान के जो हैं अशोक गहलोत, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेना आम आदमी के बस का नहीं, क्योंकि वहां पर न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई है। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि हर कोई ये फीस नहीं भर सकता। जिस मंच से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने यह बात कही है, उस बैठक में उसी दौरान मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने संबोधन में यह कहा कि न्यायपालिकों को विभिन्न जेलों में बंद और कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। न्यायपालिका में इंसाफ हासिल करने के लिए आम आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे कई कानून चल रहे हैं जो देश की आजादी के पहले बने हुए हैं और इनकी कोई आवश्यकता अब नहीं रही, क्योंकि अब समाज की जरूरत कुछ और है। जब ये कानून बनाए गए थे तब समाज की जरूरतें कुछ और थी। चीफ जस्टिस का यह कहना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि आज लोग न्याय से दूर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग पीड़ा सह लेते हैं लेकिन न्याय हासिल करने के लिए अदालतों तक नहीं जाते। इस पर बुद्धिजीवियों को भी मंथन करने की जरूरत है। सरकार को बिना देरी किए एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जो इन तमाम मुद्दों पर विचार करे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहते हैं एनवी रमणा की आम लोगों को न्याय जल्दी मिले, उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह कमेटी मंथन करे कि आखिरकार क्या क्या सुधार होने चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फैसला लेने में उन्हें देरी नहीं लगती है। जिस तरह रातों रात नोटबंदी कर दी गई, धारा 370 हटा दी गई और भी कई ऐसे फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए हैं और लोगों को सही समय पर कानूनी सहायता मिले और इंसाफ मिले, इसके लिए भी सरकार को ही आगे आना होगा, वरना आज न्यायमूर्ति एनवी रमणा जो कह रहे हैं वह आवाज दबकर रह जाएगी। जस्टिस एनवी रमणा की ओर से यह कहा जाना इस बात की और संकेत देता है कि आम आदमी तो अपनी रोजमर्रा के खर्चों से ही उबर नहीं पा रहा। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो सच है ऐसे लोग उत्पीड़न सह लेते हैं, अन्याय सहते हैं, लेकिन मात्र इसलिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपना समय बर्बाद करेंगे। यह सोच भी गलत है, जो कि अपराध को बढ़ावा देती है। यह भी सच है कि लाखों करोड़ों केस अदालतों में पेंडिंग चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सिस्टम खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी जरूर है। पहले आदमी एफआईआर लिखवाता है तो उसी में ही उसे काफी समय लगता है और फिर केस शुरू होता है और केस चलता है सालों साल। आखिरकार आम आदमी के सहने की भी एक क्षमता है। इस दौरान कई बार लोग मानसिक पीड़ा का शिकार भी होते हैं। और हमारे देश की स्थिति क्या है? हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का
दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये सबके सामने है। हमारे देश से तो वह देश अच्छे हैं जहां न्याय शीघ्र मिलता है, अपराधियों को कानून का डर है। कानून अपराधियों को संरक्षण नहीं देता, ये बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा देता है। यह सच है कि हमारे राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में भी ऐसे कई नेता बैठे हुए हैं जिन पर कई कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह कहकर आम आदमी की पीड़ा को ही बयान किया है कि उसकी हालत इस लोकतंत्र में आम आदमी की क्या है। अब यह सोचना हमारे हुक्मरानों को है कि आखिरकार जनता को जल्दी न्याय देने के लिए क्या उचित कदम उठाने चाहिए। टुडे India stands as the fifth largest economy in terms of GDP and second most populous country in the world. In the 21st century, we are a force to be reckoned with. Our true strength at this juncture lies with our youth. With an average age of 29 years, India has one of the youngest populations in the world. 1/5 of the world's youth live in India. This huge human resources is properly trained will drive our economic progress. With skilled workers estimated to be only 3% of our total workforce, we need to harness the full potential of youthful demographic profile of our country. With the Western world increasingly failing short of skilled human resources, it is India's turn to fill up the gap globally. The reality is that today, only a small percentage of our population can approach the judicial delivery system when in the need. Majority of the people suffer in silence, lacking of awareness and necessary means. Modern India was built around the goal of removing the disparities in the society. Project Democracy is about providing a space for participation of all. Participation will not be possible without social emancipation. Access to justice is a tool for social emancipation. The Legal Service Authorities Act 1987 was enacted with the objective of reaching the persons at the bottom of the pyramid. The fact that it is aimed at offering free legal aid to 70% of our population makes NALSA the greatest legal aid provider in the world. Many of the objectives of NALSA have been translated to social realities. This was made possible because of the sincere efforts of dedicated judges, advocates, who have been shaping the policies and paving the roadmap of NALSA for the last 27 years. The governments also have been active partners in the Access to Justice project. If today we have reached people's doorsteps and have earned their trust, the acclaim goes to the cooperative functioning between the forward-looking judges, spirited advocates, volunteers, and the governments. I sincerely thank you all. The district judiciary is the backbone of the justice delivery system in the world's largest democracy. The district judicial officers are the first point of contact for much of the population. Public opinion about the judiciary is primarily based on their experience with the district judiciary. This casts a great responsibility on our shoulders. You must undertake multifaceted tasks and roles. You are the best placed to understand people's problems and social issues. Every progressive policy must find its base on a strong foundation. Strengthening the district judiciary is the need of the hour. Without any doubt, the district judiciary is the driving force behind the legal aid movement in India. Wherever I go always, I attempt to project the achievements of the Indian judiciary in winning the trust and faith of the people. अदालतों की हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। यदि कभी आपको मौका मिलता है अदालत जाने का, तो कितने कितने केसों की सुनवाई एक एक जज कर रहे हैं। जजों पर भी खासा दबाव है, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई कई केस सुनने पड़ते हैं। कई जज भी मानसिकता के शिकार हैं, मानसिक तनाव के शिकार हैं। स्टाफ पर भी दबाव रहता है और केस लड़ने वाले वकीलों के ऊपर भी दबाव रहता है, क्योंकि उन्हें भी एक के बाद एक केस की पैरवाई के लिए विभिन्न कोर्टों में जाना पड़ता है। इसी तरह जज साहब के पास भी ढेरों मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई उन्हें करनी है। अदालत उस तरह से नहीं होती है जिस तरह के फिल्मों में दिखाई जाती है। यहां
फिल्मों में तो एक एक केस पर जज घंटों घंटों बहस करते हैं, लेकिन जो असल में अदालतें हैं उन पर जो बहस होती है वह कुछ केस ही ऐसे होते हैं जिन पर घंटों बहस होती है, वरना तारीख पर तारीख मिलती रहती है और लोग जो हैं वह न्याय के लिए कई कई साल इंतजार करते रहते हैं। अब हम आपका ध्यान दिलाएंगे उस घटना की तरफ जो 2 दिन पुरानी है, जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ा माजरा पहुंचते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में, तो वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर सिंह भी उनके साथ होते हैं। तो किस तरह बेड पर गंदगी देखकर मंत्री साहब को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर राज बहादुर जो कि वाइस चांसलर हैं उन्हें उस बिस्तर पर लेटने के लिए कह देते हैं। इस घटना पर खासा बवाल मचा है मेडिकल जगत और राजनीति में इसकी खासी चर्चा हो रही है। हालांकि वाइस चांसलर का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से उनसे बात की गई थी और कहा गया था कि इस मामले को सही तरीके से सुलझाया जा सकता था। अब क्योंकि सीधे तौर पर इस मामले को मुख्यमंत्री भगवंत मान देख रहे हैं, इसलिए ऐसी चर्चा है कि वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या डॉक्टर राज बहादुर अपने लिए फैसले पर अडिग रहते हैं या फिर वह अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। चर्चा यह भी है कि सेहत मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ा माजरा का भी विभाग बदला जा सकता है। अब चर्चा है, सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार मेडिकल कॉलेजों और इनसे जुड़े अस्पतालों में जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास क्या अधिकार हैं और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट यानी कि अमृतसर की ही बात करेंगे तो गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास क्या क्या अधिकार हैं। हालांकि ये दोनों अधिकारी भी इच्छा जता चुके हैं कि उन्हें इन पदों से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने ना तो प्रिंसिपल किसी को ही लगाया है स्थायी तौर पर और ना ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हमेशा ही इन्हें एडिशनल चार्ज दिया जाता है। हमने बात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से तो पता चला कि हमने उनसे पूछा कि इमरजेंसी में आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा खर्च करने के अधिकार आपके पास हैं। तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी नेचुरल डिजास्टर, जबकि कुदरती आपदा आती है, यानी कि जिस तरह वर्ष 2018 में अमृतसर में रेल हादसा हुआ था, तो ऐसे में इमरजेंसी के दौरान उनके पास अधिकार है कि वे 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, वह उपकरण मंगवा सकते हैं, वह दवाइयां मंगवा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी तो कभी कभी ही आती है। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो काम बंद हो जाए, यानी कि कोई ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाए या और ऐसा इस तरह का कोई काम आ जाए, तो फिर उनके पास अधिकार है केवल 15,000 रुपए खर्च करने का। जब कोई विभाग डिमांड भेजता है कि हमारे पास इस चीज की कमी है या हमारा उपकरण खराब हो गया है या कुछ और चीजों की डिमांड, कोई भी विभाग जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बनाकर भेजता है कि यदि ये चीज नहीं हुई या सामान नहीं हुआ तो मरीजों का नुकसान हो सकता है, तो फिर यह भी प्रक्रिया खासी लंबी है। हम आपको बता दें कि पहले विभाग डिमांड भेजता है, फिर इसकी एक कमेटी बनती है, कमेटी निर्णय लेती है कि यह सामान किससे मंगवाना है, फिर इसकी स्टेटमेंट बनाई जाती है और फिर बाद में कोटेशंस मंगवाई जाती हैं। और यह भी सिर्फ अधिकार जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास केवल 50,000 रुपए तक ही किसी सामान को खरीदने का अधिकार है। लेकिन इस प्रक्रिया में ही खासा समय जाया हो जाता है, करीब करीब 1.5-2 महीने के बाद ही किसी पर कोई सहमति बन पाती है। क्योंकि अगर अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें, गुरु नानक देव हॉस्पिटल की, तो यहां पर कोई भी परमानेंट अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी आते नहीं, अधिकारियों के पास और भी स्थानों का एडिशनल चार्ज है, स्टाफ है नहीं। तो ऐसे में ये सारी सामान, ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी वह समझ से परे है। ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे माननीयों को, हमारे मंत्रियों को और सरकार को यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर किस हालात में काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे डॉक्टर सही हैं, इनमें कई काली भीड़ें शामिल हैं, हम उन्हें भी समय समय पर उजागर करते रहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, इसलिए आज काली भीड़ों पर हम कोई बात नहीं करेंगे कि किस तरह उन्होंने दुकानें लगा रखी हैं। इस पर हम फिर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे। अगर बहुत जरूरी हुआ तो फिर भी एक GEM पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल है, वहां पर जाकर टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए कोई सामान खरीदा जा सकता है।
अगर हम कहें कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट इतनी बड़ी है तो उसके पास 500 रुपए खर्च करने के भी अधिकार नहीं है। चर्चा चली थी कि जो मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में और गुरु नानक देव अस्पताल में जो भी इलाज के लिए मरीज आते हैं और उनसे जो यूजर चार्जेस इकट्ठे होते हैं, वह यूजर चार्जेस खर्च करने के अधिकार मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को ही दे दिए जाएं। हम आपको बता दें, हमारी जो जानकारी मिली है हमें, 50 से 60 लाख रुपए हर साल यूजर चार्जेस के तौर पर इकट्ठे होते हैं। और यहां पर जो ये पहले चर्चा चली थी कि गुरु नानक देव अस्पताल से जो पैसा इकट्ठा होता है वह पैसा गुरु नानक देव अस्पताल में ही खर्च होना चाहिए। यह प्रपोजल बना था कुछ समय पहले, जब पुरानी सरकार थी तो कुछ समय तक ये शुरू भी हुआ, लेकिन बाद में फिर बंद करवा दिया गया। अब किस तरह जो बिस्तर हैं वह गंदे क्यों रहेंगे, चादरें वो गंदी क्यों रहेंगी? क्योंकि यहां पर लॉन्ड्री तो है, लेकिन वह वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल में कोई भी लॉन्ड्री नहीं है। यहां पर प्लांट बनाया तो गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसके भी कई कारण हैं। अब साफ सफाई की व्यवस्था कम है तो इसके लिए डॉक्टर नहीं जिम्मेदार, क्योंकि क्या सरकारों की ओर से जो दर्जा 4 कर्मचारी रिटायर होते हैं उन पर भर्ती की गई है? सही जवाब यह है कि नहीं। आज कई दर्जा 4 कर्मचारियों की जो पद हैं वह रिक्त पड़े हुए हैं, प्रपोजल बनाकर भेजे जाते हैं, लेकिन उस पर गौर करना भी सरकार का काम है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि जो कुछ हुआ वह ठीक हुआ, लेकिन इस तरह से बेइज्जत करने का अधिकार हमारे मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी वीसी स्तर के अधिकारी को बेइज्जत करें। गुरु नानक देव अस्पताल के पास अपना कोई इंजीनियरिंग विंग भी नहीं है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए बिल्डिंग, तभी जो इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी हैं, इनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस तभी हो सकती है जब अस्पताल का अपना इंजीनियरिंग विंग हो। अभी यह सारा काम इन्हें पीडब्ल्यूडी से करवाना पड़ता है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स नहीं है जो खराब हुई मशीनों को ठीक कर ले। ऐसी कई मशीनें हैं जो केवल इसलिए बंद पड़ी हैं क्योंकि वह खराब हो चुकी हैं, किसी के पुर्जे खराब हैं, और बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं। इसलिए सरकार को ये तमाम इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक नुमाइंदा होता है सरकार का, आंख और नाक और कान होते हैं। ये इन्हें जो भी जरूरत पड़ती है इन्हें अधिकार दिए जाएं, वरना सिस्टम में सुधार नहीं हो सकेगा। अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, तो उसके पास केवल 2 लाख रुपए का सामान लेने का भी ही अधिकार है, वह भी जब कई इस तरह की नौबत आ जाए कि ऑपरेशन थिएटर बंद हो गया है, उपकरण खराब हो गए हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं। इसके लिए भी खासा समय जाया होता है। पहले कोटेशंस मंगानी पड़ती हैं और प्रक्रिया खासी लंबी है। मरीजों को सही उपचार मिलना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में वही आता है जिसके पास अधिक पैसे नहीं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा हो गया है। इसलिए सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए और सुझाव लेने चाहिए कि स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इससे किसी को बेइज्जत करने के बजाय हमारे मंत्री, हमारे सरकार में बैठे और भी जो लोग हैं, वह इस तरफ ध्यान दें कि इस प्रक्रिया को सरल कैसे बनाया जा सकता है ताकि लोगों को फायदा मिल सके। मंत्री साहब आते हैं और आदेश दे देते हैं कि जेनरिक दवाइयां लिखी जाएंगी, साल्ट लिखे जाएंगे, लेकिन साल्ट लिखने पर डॉक्टर को क्या दिक्कत होती है? क्या डॉक्टर से कभी इस तरह पूछा गया कि क्या आप साल्ट क्यों नहीं लिखते हैं? उसका वह जवाब देगा, अगर मैं साल्ट लिखूंगा तो इसका फायदा मरीज को नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर यह फायदा किसी ना किसी केमिस्ट को होगा। ये तमाम चीजें हैं जिन पर मंथन करने की जरूरत है। सरकार की मंशा ठीक है। आम आदमी पार्टी सरकार जो है, कई तरह की उनकी ओर से कई तरह के ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पहली सरकारों ने नहीं किए। सबसे पहले जो बात है कि पंचायती जमीनों जिन पर कब्जे हो चुके थे उन्हें ही सरकार खाली करा रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री के खिलाफ ही मामला दर्ज करे, उसे अंदर भेज दिया गया हो, उससे बर्खास्त कर दिया गया हो, जबकि अपनी ही सरकार हो और अपने ही मंत्री। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विजय सिंगला की, जिन्हें की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले बर्खास्त किया और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। कई पूर्व मंत्री जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, और कई मंत्रियों पर तलवार लटक रही है कि वह कभी भी उन्हें पकड़ा जा सकता है। आम आदमी, इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की मंशा ठीक है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करतार सिंह सराबा को लेकर यह कहा, यह वही शहीद है भगत सिंह जिनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। मान ने यह कहा, शहीद करतार सिंह सराबा के पास 360 एकड़ जमीन थी और यह जमीन दबाई नहीं गई थी बल्कि उनकी जद्दी जायदाद थी, लेकिन उन्होंने अपनी जान, अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने, आपको यह बता दें कि पंचायती राज जमीनों पर हुए कब्जों को लेकर पंजाब में माहौल गरमाया हुआ है। नेताओं, अधिकारियों, उनके सगे संबंधियों की ओर से ही पंजाब की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया गया है। पंजाब सरकार ने कई जमीनों को खाली भी करवा लिया है। हाल ही में संगरूर के सांसद सिमरजीत सिंह मान के बेटे ने जिन्होंने के मोहाली के पास जमीन, कई एकड़ जमीन दबा रखी थी, सरकार ने वह भी खाली करवा ली है। और भी बहुत सी जमीनें हैं। इसके लिए हम सरकार को खास तौर पर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को बधाई देना चाहें। शहीद करतार सिंह सराबा, भगत सिंह जिन्हां दी फोटो रखते सी अपनी जेब च, जिन्हां ने लिखिया सी सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। जिन्हां ने लिखिया सी भगत सिंह जेब दे विच फोटो दे थल्ले ये लिखिया हुआ शेर रखते सी, शहीद करतार सिंह सराबा जी 350 एकड़ के मालक सीगे। लुधियाने दियां जड़ां च सराबा पिंड है, 350 एकड़। और यह गल मैं क्लीयर कर देना चाहना, मीडिया बैठा है, वो किसी पंचायत की दबी हुई नहीं सी। वो जद्दी सी। हो पायलट का कोर्स करन गए सी कैलीफोर्निया, पायलट का उस जमाने च। फिर उत्थे गदरी बाबे नाल मेल होया, फांसियां ते चढ़ गए। इत्थे पहाड़ां च जमीनां लई फिरदे ने, अपने आप नूं कहंदे असीं पता नहीं इनकलाबी आं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे पात्राचार घोटाले की, जिसमें शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला करोड़ों रुपए का घपला बताया जाता है कि किस तरह ईडी की ओर से संजय राउत को गिरफ्तार किया गया और घंटों उनसे पूछताछ की गई है। राउत पर यह आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते इसका दुरुपयोग किया और एक चाल जहां पर कई लोग रहते हैं उसे लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला भी किया। लेकिन यह मामला पुराना है, अभी इस पर कार्रवाई क्यों हो रही है यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब शिवसेना पहले की तरह ताकतवर नहीं रही है। शिवसेना का बंटवारा हो चुका है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि शिंदे मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं महाराष्ट्र के, और भाजपा की उन्हें पूरी सपोर्ट है। एक समय पर जब महाराष्ट्र में यह कहा जाता था कि शिवसेना के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती और ठाकरे परिवार को सबसे अधिक ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब भाजपा अधिक शक्तिशाली हो गई है। शायद इसीलिए ही संजय राउत पर हाथ डाला गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि सारी कारस्तानी सारी लाज शर्म छोड़कर निर्जलता से चल रही है। यह दमनशाही नीति है। हिंदुत्व को लेकर अगर किसी ने बोलने की हिम्मत की थी तो वह बाला साहब ठाकरे ही थे, वही जो हिंदुत्व को लेकर बोलते थे। वहीं संजय राउत का यह भी कहना है कि वह किसी घोटाले में शामिल नहीं। ईडी ने गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की इसी को लेकर सौगंध भी खाई है और कहा है कि मेरा किसी घोटाले से संबंध नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन ना सरेंडर करूंगा और ना ही शिवसेना छोड़ूंगा। हम आपको बता दें कि यह केस है मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्राचाल से जुड़ा है, जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है और इसमें करीब 1034 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही जा रही है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है। पंजाब सरकार को उनसे जुड़े मामले का दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से नए एडवोकेट जनरल विनोद खई पेश हुए थे। हाईकोर्ट पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन एडवोकेट विनोद खई ने कहा कि जंजुआ की प्रमोशन नहीं बल्कि उनका तबादला किया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पहले उनसे जुड़े पूरे मामले का रिकॉर्ड मांग लिया है।
आपको बता दें कि टीएस मिश्रा ने विजय कुमार जंजुआ की चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। उनकी दलील थी कि जंजुआ के खिलाफ करप्शन का केस पेंडिंग है, ऐसे में उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाना गाइडलाइंस का उल्लंघन है। विजय कुमार जंजुआ को डायरेक्टर इंडस्ट्री रहते हुए 9 नवंबर 2009 को कथित तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। यह रकम लुधियाना के एक कारोबारी से लेने का दावा किया गया था। उसी दिन जंजुआ के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें पद से हटा दिया गया था। उन पर अकाली भाजपा सरकार के वक्त यह केस दर्ज हुआ था। आईएएस अफसर होने की वजह से उन पर केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी, जिसके बाद वर्ष 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ाने से भी इनकार कर दिया था। विजय कुमार जंजुआ को आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। अनिरुद्ध तिवारी को हटाकर विजय कुमार जंजुआ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तिवारी को पिछली कांग्रेस सरकार ने चीफ सेक्रेटरी बनाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें हटाकर उनके स्थान पर विजय कुमार जंजुआ को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।